नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड का महासंग्राम में। युवाओं को रोजगार वादा या झांसा, ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है, क्योंकि अभी उत्तराखंड का सियासी समीकरण युवाओं और महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। इस बार उत्तराखंड में युवा मतदाता निर्णायक स्थिति में है, इसलिए राजनीतिक दल युवाओं को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में युवाओं के मद्देनजर कई घोषणाएं करने जा रही है और कई घोषणाएं कर भी दी गई हैं। रोजगार इसके केंद्र में है तो बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात भी लगातार सामने आ रही है। कोशिश यही है कि अधिक से अधिक युवाओं को अपनी तरफ खींचा जाए। कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि हम सत्ता में आने पर हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे, स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, जिनको रोजगार नहीं दे पाए उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये हरीश रावत का कहना है। यानी कांग्रेस के युवाओं को आकर्षित करने की जो मूलभूत नीति होगी वो रोजगार सृजन की होगी। स्वरोजगार को उत्तराखंडियत से जोड़ते हुए भी नए तरह के रोजगार विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा नई इंडस्ट्री विकसित किए जाने, 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात भी कांग्रेस कर रही है। वहीं प्रदेश में 38 लाख से अधिक युवा मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी भी रणनीतिक तरीके से काम कर रही है। पार्टी ने इस अभियान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा को उतारा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के जरिए युवाओं के बीच जाकर भाजयुमो कार्यकर्ता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में पार्टी ने डिजिटल योद्धा अभियान शुरू किया है और अब जल्द से भी 70 विधानसभा सीटों में वो युवा सम्मेलनों के जरिए युवाओं को अपने पक्ष लाने की कोशिश करती दिखेगी। वहीं आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी दमखम दिखा रही है और इसी को लेकर युवाओं को साधने पर आम आदमी पार्टी का भी फोकस है। आपने सत्ता में आने पर 6 महीने के भीतर 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी देने का ऐलान किया है। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक प्रति माह 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी टिकट का देकर भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक पार्टी चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल राजनीति में किया जा सके। जो वादे करते हैं वो आंकड़ों के आधार पर करती है और कांग्रेस ने जितने भी वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी केवल जुमलेबाजी कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और दिल्ली में 7.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने केवल 800 नौकरियाँ दी हैं। तो जो लोग दिल्ली में नहीं कर पाए, इतने संसाधन होने के बाद वो उत्तराखंड में क्या करेंगे। और उत्तराखंड की जनता समझदार है, वो ऐसे जुमलों में आने वाली नहीं है। और उत्तराखंड में ये केवल वादे कर रहे हैं कि एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। जब ये सीट निकालें तब जाके बात करें। तो ये है कि इनके खोखले वादों पर उत्तराखंड की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। कान है और लगातार झूठे आश्वासन वो प्रदेश की जनता से करते जा रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि जिस दिल्ली ने आपको जिताया उस दिल्ली के युवाओं को ना आप रोज़गार दे पाए ना रोज़गारी भत्ता। वहाँ की जो महिलाओं ने जो आपको वोट दिया, आप उन बहनों को ना 1,000 रुपये दे पाए, न जो घोषणाएं आप उत्तराखंड में कर रहे हैं ना वो दे पाए। तो जिन्होंने आपको जिता के भेजा उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाए और बाहर लॉलीपॉप बांटते घूम रहे हैं। इन लोगों को बातूनी लोग कहते हैं, जो अपने घर के बच्चों का पेट ना भर पाएँ और बाहर वाले जाके बाहर के परिवार के बच्चों को वहाँ जाके वो नई नई स्कीमें बताएं। तो पहले अपने घर के परिवार के बच्चों का पेट भरिए, जो आपको जहाँ जिम्मेदारी दी गई है वहाँ न्याय करके दिखाइए, उसके बाद उत्तराखंड में आके बात कीजिए। मुझे लगता है कि एक्सपोज हो चुके हैं उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल, और उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लोग किसी कीमत पर भी उत्तराखंड को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। हमें उत्तराखंड में शाहीन बाग मॉडल नहीं चाहिए और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं। बहुत ठग की दुकान बहुत चल चुकी, अब इसके लिए आगे कोई गुंजाइश नहीं। जो भाजपा एक बात कह रही है उस बात का मैं जवाब दे दूं कि मोदी जी वो शख्स हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। अडवाणी जी हों
या फिर अटल बिहारी वाजपेयी या मुरली मनोहर जोशी। अरे भारतीय जनता पार्टी तो बनी लोगों को ठगने के लिए है। उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। गांधी पार्क के बाहर पुलिस कर्मियों की पत्नियां धरने पर बैठी हैं। शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार धरने पर बैठे हैं। इन सब को वादा कर रहे हैं, अब घोषणा कर रहे हैं 24,000 भर्तियां खोलेंगे। चुनाव से महज 1 महीने पहले भर्ती खोलने की बात कर रहे हैं। अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, कितना झूठ बोलते हो। अरे बंद करो ठगना उत्तराखंड की जनता पे। तो उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, समय लगातार निकलता जा रहा है और इसी बीच ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार खासी नज़र जो है वो युवाओं पर है। इस बार युवाओं और महिलाओं के इर्द गिर्द ही उत्तराखंड का चुनाव फिलहाल देखा जा सकता है। आपको बता दें कि 48.42% इस बार मात्र युवाओं की जो प्रतिशत है वो बैठता है, यानी कि इस बार प्रतिशत के हिसाब से जो युवा मतदाता हैं वो 48.42% है। हालांकि निर्वाचन विभाग की ओर से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाना है, यानी कि 5 जनवरी को यह साफ हो जाएगा कि 2022 में मतदाता जो है युवा वो कितने रहेंगे। लेकिन अगर अनुमानित युवा मतदाताओं की बात करें तो 18 से 19 साल के जो युवा हैं वो 46,000 के करीब हैं। वहीं 20 से 29 साल की अगर बात करें तो वो 15 लाख के करीब हैं और 30 से 39 की अगर बात करें तो वो 21 लाख के करीब हैं। कुल जो मतदाता हैं युवा मतदाता वो 38,31,394 हैं, यानी कि सीधे तौर पर 48% जो है वो युवा मतदाता उत्तराखंड में है और इसीलिए तमाम पार्टियां जो है वो युवाओं को साधने का प्रयास कर रही हैं, ताकि युवाओं को साध लिया तो उत्तराखंड में सरकार बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि निर्णायक भूमिका में युवा इसलिए हैं क्योंकि खास बात यह है कि इस बार सभी राजनीतिक दलों की नजरें युवा वोटरों पर ही है। आपको लगातार बता रहे हैं आम आदमी पार्टी जो है वो अब उम्मीद लगाए हुए है केजरीवाल के वादे से उसके बाद युवा जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार प्रदेश में कई गारंटियां आम आदमी पार्टी दे चुकी है। यात्रा की गारंटी भी दे चुकी है, फ्री बिजली की गारंटी दे चुकी है और आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर वो रोजगार नहीं दे पाते हैं युवाओं को तो उनको बेरोजगारी भत्ता 5,000 दिया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है। हालांकि इसमें बीजेपी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है जो युवा वोटरों को लुभाने में किसी तरीके की कोई कसर छोड़ रहे हो। बीजेपी को युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही उम्मीद है, क्योंकि वो युवा हैं और युवाओं के लिए बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। अब युवाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बड़े स्तर पर नौकरियों का पिटारा भी खोला, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर है, इसलिए युवा मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। ये तमाम वो आंकड़े हैं जो फिलहाल बताते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में युवाओं की स्थिति इस बार है। युवा मतदाता लगातार बढ़ रहे हैं और उन्हीं को साधने में तमाम पार्टियां जुड़ रही हैं, जिसमें सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो आम आदमी पार्टी को आप देख सकते हैं, जिन्होंने खुद कर्नल अजय कोठियाल के साथ उन्होंने कितनी बार युवाओं के साथ उत्तराखंड में संवाद किया, उनसे जाना कि आखिर उनके मन में क्या चीज़ें हैं, उनकी स्थिति क्या है पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए। और इसमें सबसे बड़ी जो बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि युवा जो है वो निवेश उत्तराखंड में चाहते हैं। युवाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तराखंड में लगातार सवाल सिर्फ यही है कि जो युवा हैं उनको निवेश नहीं मिल पा रहा है। पर्यटन क्षेत्र के काफ़ी अपार संभावनाएं तो हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इससे कोई खासी मदद नहीं मिल पाती है और राज्य में निवेश बिल्कुल नहीं है, ये युवाओं का कहना है। ये जब कर्नल अजय कोठियाल के साथ युवा उन्होंने संवाद किया तब ये तमाम बातें निकल कर सामने आई कि युवा फिलहाल क्या चाहते हैं, और यही बातें उस समय निकल कर आई हैं कि युवाओं को बेरोजगारी सबसे ज़्यादा खाई जा रही है। और यही सवाल है कि इस बार मिशन 60+ में जुटी बीजेपी भी सबसे ज़्यादा अगर टिकट पर फोकस कर रही है तो वो युवाओं पर कर रही है, क्योंकि सियासी खेल जो है वो यही कह रहा है उत्तराखंड में युवा और महिलाओं पर इस बार सियासी दांव खेला जा सकता है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पूरे तरीके से ऐलान कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ही टिकट देकर मैदान में उतारा जाएगा। वहीं बीजेपी भी ये ऐलान कर चुकी है कि युवा और महिलाओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का दावा खुद बीजेपी कर रही है।
चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने का वायदा तमाम पार्टियां कर रही हैं, इन्हीं वादे को किस तरीके से देखा जाएगा, या क्या ये मात्र झांसा होगा या फिर युवाओं को साधने के लिए मात्र चुनावी जुमला, ये तमाम चीजें देखने की होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी आपका एनबी न्यूज पर। इसी के साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं संगीता जी आपके पास आना चाहूंगी। शुरुआत आप ही से डिबेट क्यों कर लेते हैं। कल खुद सीएम केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड में आ रहे हैं और उनका एक बार फिर से बताया जा रहा है कि एक और गारंटी वो देने वाले हैं। 4 गारंटियां दी जा चुकी है। इन पिछली 4 गारंटियों में सबसे अहम जो गारंटी रही वो यही है कि युवाओं को अगर वो रोजगार नहीं दे पाए तो उनको भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। महिलाओं को 18 साल से जो ऊपर की महिलाएं होंगी उनको भी प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये चुनावी जुमला समझा जाए या फिर वाकई ये चीजें होने वाली है आम आदमी पार्टी की सरकार में? क्योंकि अभी जो आंकड़े बता रहे हैं उत्तराखंड में चुनावी जो तमाम समीकरण है उसमें सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ युवा मतदाता हैं जो आपके नैया पार लगा सकते हैं, या किसी भी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती है। पहली बात तो जो कहती है वो करती है, और वो वोट भी इसी शर्त पर मांगती है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिएगा। तो आम आदमी पार्टी ने जो भी उत्तराखंड में गारंटियां दी हैं, उन्होंने केवल वादा नहीं किया है, इसीलिए उसे गारंटी का नाम दिया गया है कि वो गारंटी दे रही है। जो भी उसने बोला है वो उत्तराखंड के लिए होगा। और युवाओं के लिए जो बोला गया है कि शुरू के 6 माह में 1 लाख नौकरियां देंगे और 5000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जो महिलाओं के लिए कहा गया है वो चुनावी जुमला भर नहीं है। वो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आएगी तो यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के युवाओं और यहाँ की महिलाओं के लिए ये काम करेगी। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी आपके पास आना चाहूंगी। 48% से ज्यादा इस बार युवा जो हैं मतदाता हैं उत्तराखंड में, किस तरीके से आप उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, केवल राजनीति के लिए हम उनको लुभावने नारे नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम, क्योंकि सत्ता में आना केवल हमारा ध्येय नहीं है कि केवल सत्ता में आए। हम इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। क्योंकि 2016 में आपने देखा, 16 में माननीय हरीश रावत जी ने उनको ये विश्वास दिलाया था, और आपने देखा होगा कि उसी समय सबसे अधिक भर्तियां हुई। भारतीय जनता पार्टी तो इन 5 साल तक सोती रही, और अब युवाओं ने नारे दे दिया। आपको तो समय दिया था, अगर आपको युवाओं को रोजगार देना था तो आपके हाथ किसने रोके थे? आप तो सत्ता में थे। क्या वजह थी कि आप कह रहे हैं कि हम 22,000 या 24,000 हम वैकेंसी निकाल रहे हैं? अरे आपने अपने कार्यकाल में, अब जाती हुई व्यवस्था में आप कह रहे हैं कि हम 24,000 को देंगे। जब आपके पास वक्त था तो आपने उन 24,000 वैकेंसी को फुलफिल करने का काम क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं कि आप रोजगार अब देंगे। जब आप दे सकते थे तब आपने नहीं दिया। वही हाल दिल्ली का है। अब दिल्ली मॉडल केजरीवाल साहब का दिल्ली में तो सफल नहीं हुआ। कितने हजार लोगों को, 8 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, आपने देखा होगा। कुल कितने लोगों को रोजगार दिया है वो आंकड़े सामने है। सवाल ये कि कांग्रेस लोगों को ठगने का काम नहीं करेगी, लोगों के साथ न्याय करने का काम करेगी। और हमने घोषणा की है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, हम पहले 2 महीने में इन 22,000 वैकेंसी को तत्काल भरने का काम करेंगे। हम उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, और हम छोटे उद्योगों को पहाड़ की तरफ ले जाने का भी काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। ठीक है, हमारे साथ संजीव शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, बीजेपी ने तो पहले ही शुरुआत कर दी है युवाओं को साधने की, युवा मुख्यमंत्री देकर, अब आगे क्या कुछ तैयारी? संजीव जी आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बतौर मैं संगीता जो आपके पास आना चाहूंगी, सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार दिल्ली में जो है उस पर अब आरोप उठने लगे हैं। खुद आरपी रतूड़ी जी ने भी यही बात कही, क्योंकि जो रोजगार की बात हो रही है ना, दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरीके से गेस्ट टीचर्स और तमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर हाल ही में अभी प्रदर्शन हुआ था, अगर दिल्ली की बात करें तो सीएम आवास के बाहर जिस तरीके से गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन हुआ, वो भी तो नौकरी की मांग कर रहे हैं। आप दिल्ली को एक बार देख ले पहले अच्छे से, और फिर वही मॉडल आप उत्तराखंड में दिखाने की बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं, और जब अरविंद जी अभी पिछली बार अपनी रैली में आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में यही कहा था कि दिल्ली में 10,000 लोगों को नौकरी दी गई है, और दिल्ली में समान कार्य समान वेतन ये भी लागू है। वहां यहाँ की तरह नहीं है कि जैसे ओपनल कर्मी हमारे 22,000 भाई बहन धरने पर इसीलिए बैठे थे कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, और वो जब उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला किया, तो यहाँ की सरकार युवाओं की इतनी विरोधी सरकार है, भाजपा सरकार, जो युवाओं को अपने पक्ष में कहती है, वो उच्चतम न्यायालय चले जाते हैं। ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है। उच्च न्यायालय ने जो युवाओं के हक में जाकर के नहीं मानते हैं, तो आज भी ओपनल कर्मियों की लड़ाई इस बात की है कि हमें समान समान वेतन दिया जाए। और पिछले 4.5 साल में यहाँ कितनी वैकेंसियां निकली हैं, ये हमारे सबके समक्ष हैं। दिल्ली में तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है कि वहाँ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और अपने बिजनेस से जोड़ने के लिए वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें और उसका लाभ उठा करके अपना अपना व्यवसाय भी कर सके। तो दिल्ली लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है, और यहाँ जो भाजपा और कांग्रेस की सरकारें हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए आज उत्तराखंड जो है वो देश में बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पे है। तो ये 21 सालों में अगर यहाँ रोजगार दिया गया होता तो ये पहले नंबर पर ना होता। तो ये दोनों से मेरा सवाल है कि उत्तराखंड पहले नंबर पर आखिर क्यों है बेरोजगारी के मामले में, अगर आप लोगों ने उत्तराखंड में इतना रोजगार दिया है तो। रतूड़ी साहब जवाब दे दें आप भी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता या तो अध्ययन करके नहीं आई हुई हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि बेरोजगारी दर में दिल्ली सबसे नंबर 1 है, और आंकड़ों को जरा सा अध्ययन करें बजाय औरों पे आरोप लगाने के लिए। आंकड़ों का अध्ययन ही है ये, आंकड़ों का अध्ययन ही है। नहीं है। मैं आपके सरकारी आंकड़े जो दिल्ली सरकार के हैं, उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे और दिल्ली केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे अधिक बेरोजगारी दर दिल्ली में है युवाओं की। तो आंकड़े अगर सही पड़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपने जब सरकार में आए थे तो आपने 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की। आप खुद कह रही हैं, जबकि उसमें भी झूठ है। और आपने केवल अब तक 7 साल में 6,070 लोगों को रोजगार दे पाए, जो आपके खुद के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं। 6,070 लोगों को आपने 8 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। आपने बेरोजगारी भत्ते देने की बात की। आप जरा बताएं कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं आप दिल्ली में? आप दिल्ली में जो नहीं कर पाए, आपको मालूम है कोरोना काल में सबसे अधिक औसतन जो मृत्यु दर है वो दिल्ली का है। सबसे अधिक अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने का जो औसतन है वो दिल्ली का है। बेड न मिलने का औसतन दिल्ली का है। क्या कारण है? 2 करोड़ आपकी आबादी है, 1 करोड़ 15 लाख उत्तराखंड की है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी जिस तरह हमारे अनुपातिक होना चाहिए था वो नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन दिल्ली में सबसे बदतर व्यवस्था थी। तो जब आप सारे बेहतरीन व्यवस्था दे रहे थे तो दिल्ली में बिस्तरों बेड की और ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी क्यों थी, जरा आप बताएं। आपने वहाँ जो आप उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल लाना चाह रहे हैं, क्या उसी तरह के यहाँ पर भी महामारी में आप वहाँ विफलता जो आपकी रही वो आप यहाँ भी दिखाएंगे? ठीक है रतूड़ी जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, आपके तमाम सवालों का जवाब संगीता जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
जी जी, उत्तराखंड में जिस तरीके से युवा आबादी जो है वो 48% वोट हो गए हैं इस बार युवाओं के। 5 जनवरी को यह साफ भी हो जाएगा कि किस तरीके से युवा प्रतिशत वोट बैंक रहने वाला है। इस बार साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से पहले ही हो चुकी है, युवा मुख्यमंत्री देकर पहले युवा मुख्यमंत्री दिए गए हैं बीजेपी द्वारा। अब आगे युवाओं के लिए लगातार बेरोजगारी भत्ते की मांग की जा रही है और युवाओं को दिया भी जा रहा है बेरोजगारी भत्ता, जिस तरीके से बीजेपी लगातार ऐलान भी करती जा रही है। किस तरीके से युवाओं को साधेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कथनी और करनी में कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हमने जो वायदे किए हम उसके ऊपर पूरी तरह से साकार अपने वायदों को कर रहे हैं। पूरी तरह से हम धरातल पे अपने सभी वायदों को पूरे तरह से हम धरातल पे उतार रहे हैं। पूरी तरह से हमने जो भी युवाओं की बेहतरी के लिए हम कार्य कर रहे हैं और जिसमें स्वरोजगार के माध्यम से चाहे होम स्टे की योजना हो, चाहे पर्यटन की योजना हो, चाहे अन्य साधनों से उनको उनका रोजगार सृजन का माध्यम हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के लिए जो जितना बेटर से बेटर हो सकता है उतना बेटर काम कर रही है। और जिस तरह से अभी हमारी बहन संगीता जी ने कहा कि केजरीवाल जी दोबारा आने वाले हैं उत्तराखंड में, तो जैसे पुराना गाना था हायर एक खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया है, ऐसे ही केजरीवाल जी भी जब आते हैं यहाँ पर एक झूठे वायदे और एक झूठ का एक पिटारा लेके आते हैं और उस पिटारे को खोल के जैसे कि दिल्ली की जनता को छल रहे हैं, ऐसे ही उत्तराखंड की जनता को भी छलने के प्रयास करके ये यहाँ पर आते हैं। लेकिन उत्तराखंड की सावधान जनता है, उत्तराखंड की जागरूक जनता है, वो इनके छलावे में, इनके बहकावे में, इनके भ्रम में और इनके झूठ के मकड़ जाल में आने वाली नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आप बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो दिल्ली मॉडल आप उत्तराखंड में भी लागू करना चाहते हैं और दिल्ली मॉडल क्या इस तरह का दिल्ली मॉडल आप उत्तराखंड में लागू करेंगे जिस तरह से अभी आपने एक एक मोहल्ले में 5-5, 6-6 शराब की दुकानें खुला दी, शराब की आपने होम डिलीवरी करवा दी, मोहल्ला क्लिनिकों में नशेड़ियों और जुआरियों के आपने अड्डे खुलवा दिए। आपके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और तो और आपके कुछ विधायक तक इसमें इन्वॉल्व हैं जो ड्रग्स के कारोबार में इन्वॉल्व हैं। क्या आप एक नशे का हब उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं? क्या आप जिस तरह से आपने यमुना को झाग की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया है, क्या आप इसी तरह से यहाँ के लिए भी इसी तरह से काम करना चाहेंगे? संगीता जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है संजीव जी, एक मिनट सर, मुस्कान जी जरा 1 मिनट लूंगा केवल मैं। आपने कहा था मुफ्त पानी और मुफ्त जल देंगे, मुफ्त बिजली की आपने जहाँ तक बात करी 200 यूनिट बिजली की, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन आपकी लागू है। और आज दिल्ली का जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 6-6 महीने तक उनका 0 बिल आता है और 7वें महीने में पूरा 6 महीने का जोड़ के उसका कि आपने तो एवरेज बिजली ज्यादा जला दी, तो उनका हजारों में बिल आ रहा है। पानी के नलकों में पानी नहीं है, पानी जो आ रहा है वो दूषित जल है, गंदा पानी आ रहा है, मटियारा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है। साफ पानी चाहिए तो आपको ठीक है अब जवाब ले लेते हैं संगीता जी से। संगीता जी से आपको पानी लेना ठीक है संजीव जी, कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आप उत्तराखंड को नशे का हब बनाना चाहते हैं, ये जानना चाह रहे हैं आपसे संजीव जी। देखिए पहले तो मैं रतूड़ी भाई सबके सवालों का जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने सही से अध्ययन नहीं किया है कि कोरोना काल में जो मृत्यु दर थी वो सबसे ज्यादा पंजाब की और दूसरे नंबर पे उत्तराखंड की थी। बड़े भाई साहब जरा ठीक से, और जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और किस सालों में क्या है, हम देश में सबसे बदतर व्यवस्थाएं उत्तराखंड में है कि हमारी माताएं सड़कों पर प्रसव के लिए मजबूर है, आधे रास्ते में दम तोड़ रही है, और आप बात कर रहे हैं यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की।
सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनें फूल फाक रही हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक है जो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा साधन है कि वो पास में जाकर के अपना इलाज करा सकती हैं। आप कुछ भी चैनल पे बैठ करके कह देंगे तो जनता उसे मान नहीं लेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता सच को जानती है और इसीलिए उसने तीसरी बार आम आदमी पार्टी को जिताया है। और जब अरविंद केजरीवाल जी ने खुले मन से कहा था कि अगर मैंने 5 साल में काम किया है तो आप मुझे वोट देना, अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो जनता उन्हें दोबारा चुन करके सरकार बनाने के लिए नहीं लाती। इतना बड़ा मन करके उन्होंने बोला था। अगर आप में हिम्मत है तो आप कह के दिखाइए। और झूठे वादों की बात जो आप कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री धामी जी ओपनर कर्मियों से वादा करके आते हैं जिस समय वो विधायक थे कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और जब वो खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो पहली कलम से उनके पक्ष में फैसला नहीं कर पाते और आप झूठा दूसरों को बोल रहे हैं। तो झूठा कौन है ये यहाँ की जनता देख रही है। खनन प्रेम आपका दिखाई दे रहा है। हरक सिंह रावत पर बार बार इल्जाम लगाए रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं कि 2 नदियों में खनन चल रहा है। और जो अभी दिलीप रावत जी कह रहे हैं, तो भ्रष्टाचार यहाँ कौन कर रहा है। आपके मंत्री आपके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर है। वो मुख्यमंत्री जी को लेटर बम लिख करके दे रहे हैं कि भाई हम बैठ जाएंगे 3 दिन के। पहले आप अपने घर का अंतर कलह निपटा लीजिए, बाद में उत्तराखंड को क्या देना है वो सोचिएगा, क्योंकि आपसे जब अंतर कलह निपटेंगे तब तो आप जनता की ओर देखेंगे कि जनता के लिए क्या करना है, उनके लिए क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी है और क्या उनके लिए रोजगार देना है। आपके तो अंतर कलह ही इतने बड़े होते जा रहे हैं कि आप उन्हें ही नहीं निपटा पा रहे हैं। कांग्रेस की बात करूं तो राजेंद्र शाह जी ऑफिस में मारा कुटाई होती है, ये तो आप जनता को दिखा रहे हैं कि यहाँ के नेताओं का क्या चरित्र है। गुटबाजी चल रही है, तो आप 21 सालों में इन्हीं गुटबाजी, इन्हीं दल बदल और इन्हीं चीजों से उत्तराखंड जहां पहुंचना चाहिए था उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है। 21 साल में जो उत्तराखंड का हाल है वो इतना बदतर हो चुका है। यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। युवा रोजगार के लिए कलबला रहा है, तड़प रहा है। 4.5 साल में आपने कितना रोजगार दिया? मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कुछ दिया? आप यहाँ के रोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्यों फार्मासिस्ट धरने पर बैठ रहे हैं? क्यों सैनिक धरने पर बैठ रहे हैं? क्यों पुलिस के लिए भर्ती निकालने के लिए लोग धरना देने पर मजबूर है? अगर आप आसानी से निकाल देते तो कोई प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होता क्या? और अब आप भर्तियां निकाल रहे हैं, तो आप कब भर्तियां देंगे? जब आचार संहिता लग जाएगी आप तब नौकरियां देंगे उनको? संजीव जी। मुस्कान जी देखिए, आप बस उनके सवाल का जवाब दे दें। आप बस उनके सवाल का जवाब दे दें। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, मात्र 30 सेकंड में मैं उस पर जवाब चाहूंगी। उन्होंने सिर्फ एक सवाल कहा, अब आप भर्तियां निकाल रहे हैं, कब देंगे आप लोगों को, कब देंगे आप युवाओं को नौकरियां आचार संहिता लगने के बाद? मुस्कान जी, हम अब भर्तियां नहीं निकाल रहे, हमने भर्तियां निकाले हुए हमारे को लगभग 5 महीने से ज्यादा हो गया है और उनपे प्रक्रिया जारी है और अगले 1-2 महीने के अंदर हम उनके ऊपर नौकरी वो ज्वाइनिंग लेटर उनको देने की स्थिति में कई सारी ठीक है ज्वाइनिंग लेटर देने की स्थिति में इस पर मैं जवाब लूंगी संगीता जी से। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संगीता जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार जी के पास जाना चाहूंगी। लोमड़ी की खाल है आप, लोमड़ी है आप, लोमड़ी झूठे लोमड़ी। बिल्कुल चैनल देख रहा है आपकी भाषा की मर्यादा में रहकर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हम सभी के लिए। नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे हैं, आपको पूरी दुनिया सुन रही है। आप इस तरीके की बातें मत करें। भाषा की मर्यादा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक महिला के लिए आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल झूठे, बेईमान, मक्कार, धोखेबाज, झूठे, बेईमान, मक्कार, धोखेबाज आम आदमी पार्टी। ठीक है, मैं रोकूंगी आप दोनों के पास। इस तो में से बाहर निकलते हैं। रतूड़ी जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। रतूड़ी जी, बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं आप पर भी संगीता जी ने। नहीं, संगीता जी के आरोप तो वो स्वयं अपने आप गिर रही हैं। हम कह रहे हैं आरोप लगाने से क्या होता है? अरे आरोप तो वर्तमान में 5 साल से बीजेपी की सरकार है, उन पर आरोप लगाओ। हम पर आरोप काहे के लग रहा? जिसकी सरकार होती है उस पर आरोप लगता है हम पर। लेकिन विपक्ष की भूमिका में तो आप ही है ना। अगर वो सरकार है, अगर बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष की भूमिका में भी तो आप ही है ना। विपक्ष की भूमिका में क्या आपका कोई काम नहीं है रतूड़ी जी? अरे मुस्कान जी सुनिए, हम विपक्ष की भूमिका में हम इनके विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार होते हैं सड़कों पर हम रहते हैं। महंगाई के मामले में हम सड़कों पर रहते हैं। हम
इनको कटघरे में खड़ा करते हैं। पर मैं एक प्रश्न इनसे, मैं संगीता जी से पूछना चाहता हूँ, आपका इतना बेहतरीन कोरोना काल का प्रबंधन था, तो उत्तराखंड के 8 लाख प्रवासी भाई दिल्ली छोड़ करके उत्तराखंड क्यों आए थे? जब आप बहुत बेहतरीन व्यवस्था दिल्ली में दे पा रहे थे, तो क्या कारण था कि वो लोग वहाँ से छोड़ के उनको अपने उत्तराखंड में आना पड़ा? आप क्यों नहीं उनको भरोसा दिला पाए कि नहीं, हम आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी, हम खाद्य व्यवस्थाएं भी, आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे, हम आपको देंगे? क्यों नहीं दे पाए? जरा ये बताएं। फिर मैं भाजपा से प्रश्न करूंगा। जरा संगीता जी से बताएं कि उन 8 लाख लोगों को आप भरोसा क्यों नहीं दिला पाए जो कोरोना काल में दिल्ली छोड़ के उत्तराखंड की तरफ पलायन कर गए? संगीता जी, देखिए, अरविंद जी ने हमेशा कहा कि आप यहीं रहिए और आपको यहीं ट्रीटमेंट मिलेगा। और होम आइसोलेशन का सुझाव जिसकी आज सारी दुनिया तारीफ कर रही है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और उसके बल पर बहुत से लोगों ने अपने आप को घर में रह करके ठीक किया। और दूसरी बात देखिए, पलायन जो यहाँ से हुआ है वो यहाँ के लोग, आपका ये पहले टीवी बंद करें, आपकी आवाज नहीं आ रही संगीता जी, आपका टीवी बोल रहा है। यहाँ कुछ नहीं चल रहा भाई साहब, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। आवाज आ रही है आपकी, डबल गूंज रही है। ठीक है संगीता जी, आप अपनी बात रखें। बोल रहे थे इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ के लोगों ने दिल्ली में पलायन, इतने सारे लोगों ने दिल्ली जाकर उत्तराखंड के जो रह रहे हैं वो इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि कोई भी अपनी घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। मैं बात करूँ अल्मोड़ा की, तो वहाँ के 96 निर्जन गाँव है जहाँ पर कोई भी एक मतदाता नाम की चिड़िया भी नहीं है कि लोग वहाँ वोट भी दे सकें। तो आप सोचिए, अल्मोड़ा जिले की ये हालत है तो सारे जिलों में क्या स्थिति होगी पलायन की। तो अगर उत्तराखंड में सारी व्यवस्थाएं होती तो लोग छोड़ करके क्यों जाते? और दिल्ली में अरविंद जी ने लगातार ये बोला था कि आप लोग यहीं रुकिए, लेकिन क्या होता है जब हम बहुत कठिनाई में होते हैं तो सब अपने घर की ओर भागते हैं। इसीलिए आप अपने प्रश्नों में खुद ही उलझ रही हैं। संगीता जी, जब कठिनाई में होते हैं तो सरकार उनकी सहायता करेगी ना। होम आइसोलेशन का सुझाव जो अरविंद जी ने दिया और वहाँ के लोगों को वो सुझाव के कारण जिसकी तारीफ सारी दुनिया कर रही है, और होम आइसोलेशन में रह करके बहुत सारे लोगों ने खुद को ठीक भी किया। और दिल्ली और केंद्र सरकार, वहाँ 2 सरकारों का मामला है, तो इसमें बहुत सारी चीजों में बिना केंद्र सरकार की सहायता से चीजें ठीक नहीं हो सकती। और उस समय क्या स्थिति चल रही थी ये किसी से छुपी हुई नहीं थी। जब वो ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिमांड कर रहे थे तो केंद्र सरकार उनके साथ कैसा रवैया अपना रही थी, और वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए मजबूर किया। आपकी सरकार ने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने हेडसअप कर दिया कि हम ना खाने के लिए दे सकते हैं, ना दवाई दे सकते हैं, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ दिल्ली से पलायन किया। प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की तो कहेंगी, लेकिन सवाल मैंने ये कहा था, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अब अगर आप व्यवस्था दे रहे थे तो उत्तराखंड के लोग, दूसरा आपसे मेरा प्रश्न है कि दिल्ली में 40 लाख उत्तराखंडी, जरा 1 मिनट प्रश्न अपने घरों की ओर भाग रहे थे, इधर से उधर पलायन। ठीक है, अब इस तूतों में हमें से बाहर निकलते हैं। ये कोरोना पर बात बाद में हो जाएगी, अभी बात कर रहे हैं युवाओं की। ठीक है संगीता जी, मैं रोकूंगी एक बार फिर से। युवाओं की बात कर रहे हैं। और रतूड़ी साहब, अब मेरा सवाल आपसे जरा सुन लीजिए। उत्तराखंडियत को जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, उत्तराखंडियत की बात आप करते हैं, उत्तराखंडियत अभियान चलाते हैं। युवाओं के लिए किया क्या अभी तक कांग्रेस ने, जरा एक बार बता ही दे। दोनों ही पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, कांग्रेस ने तो बता ही दिया। कांग्रेस तो आपको सबसे पहले मैंने कहा कि युवाओं के लिए हम निश्चित तौर पर, हरीश रावत जी ने जो कहा कि हमारी सरकार बनते ही 24,000 जो पद रिक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में नहीं भर पाई, हम 2 महीने में हम तत्काल उनको पूरा करेंगे। साहब, जनता की सेवा अगर करने का मन होना तो विपक्ष में रहकर भी की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप सरकार में रहें। आप क्यों नहीं कहते हैं सरकार को, अगर यही बात है तो आप क्यों नहीं कहते हैं सरकार को आपने एक बार तो क्यों नहीं भर्तियों के लिए? आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार आएगी तो आप ये भर्तियां करवाएंगे। अरे तो विपक्ष में नौकरी दे सकता है कोई?
सरकार को मजबूर कर सकते हैं ना सर, सरकार को आईना दिखा सकते हैं, सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं, बहुत कुछ विपक्ष में रहकर भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको सरकार की जरूरत हो। अरे भाई करना चाहिए था ना। इनकी तारीफ में क्यों तारीफ कर रही है? सरकार विपक्ष तो आवाज उठा सकता है, नौकरी तो इनको देनी है जो आज कह रहे हैं हम नौकरी कांग्रेस को 2 बार मौका मिला, कांग्रेस ने उस समय नौकरियां क्यों नहीं दी, उस समय रोजगार क्यों नहीं दिया? मैं अपने कांग्रेस के भाई से मालूम करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ये मौका था, आपने उस समय, जिस समय आप सरकार में थे, उस समय आपने नौकरियां क्यों नहीं दी? उस समय के आंकड़े देखिए महाराज, कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया था, कितने शिक्षकों को रोजगार दिया था, कितने हमने उस नल के माध्यम से रोजगार दिया था, आपने क्या दिया? सवाल तो ये है अपने। अरे श्रीमान बता दीजिए ना, जवाबदेही अरे कितने दिए ये तो बता दीजिए। हमारी जवाबदेही नहीं है, इन 5 सालों की जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। कितने लोगों को रोजगार दिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप बता। अरे मैं कह तो रहा हूँ 12,000 लोगों को हमने उपनल के माध्यम से दिया था, 8,000 शिक्षकों को, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, चाहे वो पूर्णकालिक अध्यापक हो, हमने 700 डॉक्टरों का चयन किया था। और आपने तो यूपीएससी की 5 सालों में एक एग्जाम नहीं कर पाए। श्रीमान जी, आप लोगों ने केवल चयन किया था, अपने अंदर झांक के देखो, हमने 2 एग्जाम किए थे यूपीएससी के अपने कार्यकाल में चलता रहा, किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। आपको जानकारी होगी शायद, किसी को भी जानकारी। अरे जिस समय कांग्रेस की सरकार गई थी, 1081 डॉक्टर थे यहाँ पर, आज की तारीख में 2,260 डॉक्टर, 2,260 डॉक्टर्स हैं आज हमने हर चिकित्सालय में डॉक्टर्स की व्यवस्था करी है, हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करी है। 87 ऑक्सीजन प्लांट्स इस समय वर्तमान में कार्यरत है। हर हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन की मशीनें, MRI की मशीनें, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड काम उस समय नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों से एक ही बात मैं कहना चाहूंगी। देखिए, सरकारें जो जब उनकी सरकार होती है ना, तमाम प्रवक्ता यही कहते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन जो जमीनी हकीकत है ना, उसमें युवा अभी भी यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ना तो निवेश हो रहा है और ना उनको रोजगार मिल रहा है। युवा आज भी यही बात कह रहे हैं। आप बेशक ये कह लें कि आपने लाखों करोड़ों नौकरियां दिखू, जब युवा परेशान है, जब युवा आपसे संतुष्ट नहीं है, तो फिर किस तरीके से वो विश्वास करें आप पर? मुस्कान जी, देखिए, युवा संतुष्ट है, आज युवा के चेहरे पे मुस्कान है। आज युवा बहुत एक आशा भरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, और एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, क्योंकि युवा का दर्द भी जानता है, युवा की आवश्यकता भी जानता है। और जिस तरह से अभी हमने 24,000 सरकारी नौकरियां निकाली है, मैंने आपको बताया उनमें भर्ती की परीक्षाएं भी हो चुकी हैं, और अगले 2-3 महीने के अंदर उनमें ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है। लगभग 8 लाख के आसपास स्वरोजगार के माध्यम से 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुम कह रहे 2 महीने में हम दे रहे हैं। बहुत बेहतरीन से काम कर रहे हैं पर्यटन की दिशा में, बहुत बड़े स्तर पे हम युवाओं को रोजगार। लेकिन युवाओं का ये कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन उसका भी फायदा युवाओं को या वहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा है। ये भी युवाओं का ही कहना है और उनके खुद की जुबानी है। बहुत देर हो गई है, अब मैं संगीता जी के पास जाना चाहूंगी। मैं लौटूंगी संजीव जी आपके पास। संगीता जी, देखिए, अभी संजीव भाई कह रहे थे कि युवा इनकी तरफ आशाओं से देख रहा है, युवा खुश है। कौन सा युवा खुश है? ऐसा कौन सा चश्मा भाजपा के पास है जिससे वो युवाओं को देख रही है कि वो खुश है? अगर वो खुश है तो वो सड़कों पर क्यों है? आपके 3 अगर वो खुश है तो वो बेरोजगार क्यों है? आपके 3 के चश्मे से बेरोजगारी से खुश है, ये तो मैं मान नहीं सकती। तो देखिए, आपने 4.5 साल में क्या किया? मुख्यमंत्री बदले केवल, और अब आप बात कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो झूठ मत बोलिए आप इतना। और देखिए, आप जिनको रोजगार दिया है, 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया है हमने। गेस्ट टीचर का मानदेय
15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मैडम। हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं। आशा बहनों और आंगनवाड़ी बहनों का जो मानदेय पिछले 10 सालों से तो अंत में आप सारे फैसले लेने के लिए विवश हुए, चाहे वो कोई भी फैसला हो। आपने उसे सहायता से, अपनी इच्छा शक्ति से कोई फैसला लिया हो तो बात हो। पहले आप देवस्थानम बोर्ड के लिए धरने पर बिठाते हैं, फिर आप फैसला लेते हैं। आपकी सरकार किसानों को धरने पर बैठाती है, प्रदर्शन के लिए मजबूर करती है, फिर फैसला लेती है। फिर आप कहते हैं हमने गैस टीचर का मानदेय बढ़ा दिया, उनको बिठाते हैं। फिर आप ओपनल कर्मियों को एक झुंझुना पकड़ाते हैं और आप कहते हैं कि हमारी सरकार करती है। अरे भाई, आपकी सरकार को अगर कोई मजबूर ना करे, आपकी सरकार तो कुछ करना ही नहीं चाहती। आप तो चाहते हैं पहले प्रदर्शन करें फिर हो। आपकी सरकार करना क्या चाहती है? बस एक मुख्यमंत्री बदलना जानती है। आपको पूर्ण बहुमत यहाँ की जनता ने दिया था, कुछ शर्म कीजिए आप। इसलिए नहीं दिया था जनता ने, आपकी सरकार यहाँ चुनी थी कि भाई भाजपा की सरकार आएगी तो उत्तराखंड का विकास होगा, उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी मिलेगी, यहाँ की माताओं बहनों के लिए स्वास्थ्य मुहैया होगा, वो सड़कों पर नहीं जूझेंगी प्रसव के दौरान। इसलिए आप भाजपा की सरकार इतने बड़े बहुमत बड़े बड़े होर्डिंग आप लगा रहे हैं, छोटा सा काम करके बड़े बड़े होर्डिंग से प्रचार आप कर रहे हैं। ये आपका काम है, होर्डिंग लगाना तो केजरीवाल से सीखे। यहाँ की जनता का, आम आदमी पार्टी को आपकी तरह नहीं कि हजारों के लगा करके 2000 की बात करती है। झूठ बोलना नहीं आता आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी सारी चीजें सामने रखती है। पहली ऐसी पार्टी है जो जनता को भी सामने रखती है। आप तो वो तक नहीं कर पाते हैं। राजधानी दो यहाँ चल रही है, आपको आपके नेताओं को कभी ठंडी लग जाती है, कभी गर्मी लग जाती है। आप एक राजधानी उत्तराखंड को नहीं दे पाए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ करके। राजधानी बनाई है, भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या बोला? आपको शब्दों की तो लहजा है नहीं। अभी पिछले दिनों सुबोध उनियाल जी ने भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया यहाँ की जनता के लिए। तो यहाँ की जनता सब उत्तराखंड की जनता को की तुलना कुत्ते से करी। आपकी प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने उत्तराखंड की जनता की तुलना कुत्ते से करी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ठीक है, जब दूसरा कोई यहाँ की जनता के लिए बात करता है कि हमें कर देंगे, तो वो आपके लिए, आपको लगता है कि फ्री में दे रहा है। आप कुछ करते हैं, लास्ट टाइम पे आप 12-12 हजार रुपए खाते में डाल रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, तो वो आपके लिए सही है, इसे आप सही मानते हैं। और दूसरा बिजली फ्री देने की बात करता है तो आप कहते हैं कि फ्री बिजली दी जा रही है। अरे भाई, वो भी हक है उत्तराखंड की जनता का, ऊर्जा प्रदेश है हमारा। कोई फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ की जनता को, बनती है यहाँ पे बिजली। ठीक है, रतोड़ी जी जी सुन ली आपने सारी बातें। आरोप बीच में आप पर भी लगे, आप भी उनका जवाब दे दें। ये हम पे क्या आरोप है? सत्ता 5 साल से बीजेपी चला रही है, आरोप हम पे क्या होगा? न हमारी दिल्ली सरकार है, न केंद्र सरकार है, न उत्तराखंड सरकार है। हम पर आरोप कहाँ से होंगे? आरोप तो हमेशा सरकारों पे लगता है। भाई साहब अपने आप को कहीं भी नहीं मानते थे, कांग्रेस का तो फिर कुछ है ही नहीं। अरे सरकार पे आरोप लगते हैं कभी भी। सरकार आपकी दिल्ली में, आप पे हम आरोप लगाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, हम उन पे आरोप लगाएंगे। हम पे आप क्या आरोप लगाएंगे? उत्तराखंड में भाई साहब 10 साल। अरे हमने दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, हमने 96 ITI पॉलिटेक्निक दिए सभी ब्लॉकों में। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखा गैरसैंण में, वो कांग्रेस ने दिया। हमने काम दिया, हमने यहाँ पर रोजगार दिया, हमने सिडकुल दिए। ये जो आपको दिख रहा सितारगंज, हरिद्वार और सेलाकुई में सिडकुल दिख रहा, इंडस्ट्री दिख रही है, कांग्रेस की देन है। देखो बीजेपी और आप सुनिए एक बार, मैं संजीव जी लौटूंगी, आप सुनिए एक बार, आप सुनिए। ये उसकी देन है। ठीक है, मैं लौटूंगी संजीव जी, आप सुनिए एक बार रतूड़ी जी की बातें। रतूड़ी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी सरकारें थी, हमको जो मूल ढांचागत व्यवस्था देनी थी, हमने सिडकुल दिए, सितारगंज में इंडस्ट्री दी, हरिद्वार में सिडकुल दिया, इंडस्ट्री दी, सेलाकुई में सिडकुल बनाया, इंडस्ट्री दी। हमने देखा होगा कि हरीश रावत जी की सरकार में जो जिन सिद्धांतों पर उत्तराखंड राज्य बना था कि उत्तराखंडियत की भावनाओं के
और विचारों का। हमने घाट गदेरे की बात, जंगोरा मंडवे की बात हरीश रावत के कार्यकाल में की, हमने हरेले की बात की, मेरे गांव मेरी गाय की बात की, मेरा गांव मेरी सड़क की बात की। हमने उन तमाम ढोल बजाने वाले से लेके पूजा करने वाले तक को पेंशन के दायरे में रखा। हमने घर के दोनों बुजुर्गों को, चाहे महिला पुरुष हो, उनको पेंशन के दायरे में रखा। बहुत चीजें गिनवा हमने दी, विकलांगों बहुत चीजें को गिनवा पेंशन दी। के दायरे में रखा। रतूड़ी साहब हमने बहुत उनके मैं रोकूंगी संजीव जी, मैं रोकूंगी आपके पास। रतूड़ी साहब जी, बहुत बातें गिनवा दी आपने, लेकिन आप मुझे जरा ये बता दें कि आप ही के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो अपने ही प्रदेश महामंत्री पर हाथ उठा रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, अपने ही प्रदेश महामंत्री की इज्जत जो नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या जनता में युवाओं की इज्जत करेंगे, ये भी बता दें जरा एक बार। कोई भी योजना नहीं आई में इससे राजनीति का क्या लेने देना भाई, ये हमारे परिवार का है। भारतीय जनता पार्टी में तो हरिद्वार में अखाड़े आ गए थे, कर्णवाल और चैंपियन के बीच में अखाड़े खुल गए थे जब मदन कौशिक के और माने सतपाल महाराज के लोगों के टांके लग गए थे, वो नहीं दिखाई दिया। ये परिवार के झगड़े हैं, इससे ये हमारा परिवार के झगड़ों को परिवार में रखिए ना रतूड़ी साहब, परिवार के झगड़ों को क्यों कोर्ट कचहरी में लेकर जा रहे हैं, परिवार के झगड़ों को क्यों सड़क पर मीडिया के सामने दिखा रहे हैं। खुद आपके प्रदेश महामंत्री कैमरे पर आकर इतनी बुराइयां करके जाते हैं, इतनी नाराजगी प्रकट करते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपके अंदरूनी मामले, आपके पारिवारिक मामले तो रखिए ना परिवार के अंदर, क्यों आपकी अंतर्क्रिया बार बार दिख जाती है। खूबसूरती है कि कोई अपनी बात कहता है, कोई दूसरा उसकी बात को सुनता है, कोई उस बात आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने झगड़े को, की खूबसूरती है। अरे वाह, ये मतलब एक आदमी का एक आदमी का युद्ध नहीं दिखाई दिया जाए, अखाड़े में प्रदेश महामंत्री का कुर्ता फाड़ा जा रहा है, मदन कौशिक के अगर इसी तरीके से आपके झगड़े बाहर आते रहेंगे, आपके युवा कार्यकर्ता जब ये सब हरकतें करेंगे तो युवा जनता जो है वो आप पर विश्वास नहीं कर पाएगी, आपको विश्वास बनाना पड़ेगा। संजीव जी, ये मेरे परिवार का झगड़ा, इससे राजनीति का क्या लेने देना। ऐसे तो भाजपा में हर रोज होता है। कितनी साफ गोई से रतूड़ी जी ने कह दिया, जहां इनके प्रदेश महामंत्री का कुर्ता फाड़ा जा रहा था, उनसे गाली गलौज करी जा रही थी, उन पर अभद्र टिप्पणियां करी जा रही थी, इन्होंने उसे लोकतंत्र की खूबसूरती का नाम दे दिया। अरे वाह, यही आपका लोकतंत्र है, तो ऐसा लोकतंत्र आपको मुबारक, आपके राहुल गांधी जी को मुबारक। तब क्या हुआ, प्रदीप बत्रा और एक तरफ आप अहिंसा की बात करते हैं, एक तरफ आप गांधीवादी की बात करते हैं, यही अहिंसा है आपकी, यही अहिंसा है। मैं गांधीवादी हूँ, मेरे घर के झगड़े को राजनीति का रंग देने की क्या जरूरत है, और आप पहले अपने झगड़े तो निपटाओ। घर के झगड़े अगर घर में रहे ना तो ज्यादा बेहतर होता है रतूड़ी। ठीक है संजीव जी, मेरी बाउंड्री के अंदर था, मेरा झगड़ा था, मैदान में हुआ, जिसको सैकड़ों हजारों लोग एक तमाशबीन की दृष्टि से देख रहे थे, लोग उसका वीडियो बना रहे थे। हाँ, कर्णवाल का और वीडियो नहीं दिखा, चैंपियन का वो वीडियो नहीं दिख रहा था। कांग्रेस के अंदर अनुशासनहीनता की बात करते हैं आप, उत्तराखंडियत अभियान चलाते हैं और ये झगड़े आप पारिवारिक बता रहे हैं जो सड़कों पर आपको दिख रहे हैं। क्या उत्तराखंडियत रह गई, आप मुझे यही बता दें एक बार। मैंने कहा मेरे घर का संगीता जी आपके पास आना हम घर में निपटाएंगे, इसका राजनीतिक बहस है क्या? तो घर में निपटाइए ना, क्यों कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं रतूड़ी साहब? मदन कौशिक की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जहाँ सर फुटेबल हुए 16 टांके लगे, यहाँ 16 टांके लगे क्या? ठीक है, मतलब टांके लगेंगे तभी ये जो घटना है वो राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन आपकी होगी तो वो पारिवारिक रहेगी। ठीक है संजीव जी, आप अपनी बात रखें। रतूड़ी जी शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि उनकी पिटाई थोड़ी कम हुई, थोड़ी और होनी चाहिए थी, उनके टांके भी लगने चाहिए थे, उसके बाद ये ज्ञान लेते। अरे अपने टांके जो है आप इतने सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अपना झगड़ा नहीं दिखा।
कांग्रेस की अंदर कितनी अनुशासनहीनता है। आप इस चीज को बिल्कुल कैमरे के सामने उजागर कर रहे हैं। जहाँ आपके पार्टी के अंदर 10 चेहरे हैं तो 10 गुट हैं। एक व्यक्ति दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मन मुटाव आपके यहाँ चरम पर है, और ऐसी स्थिति में आप कहते हैं पार्टी के अंदर एकजुटता है। कहाँ एकजुटता है मेरे भाई, कहाँ एकजुटता है? इसी एकजुटता के बल पे जनता के बीच आप जाएंगे क्या? इसी जनता देख रही है, जनता देख रही है। जब आपकी पार्टी के अंदर ये का नहीं है तो आप जनता का क्या भला कर पाएंगे? क्या जनता का भला कर पाएंगे? पहले अपने अंदर तो झांको। संगीता जी, विधायक सीधी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जरा उसे तो उसका जवाब तो दे दो पहले जनता को। दोनों पार्टियों को ही बहुत चीजें हैं जिस तरफ जनता पत्थर फेंकने वाली है और उनको तोड़ने वाली है, क्योंकि ये आपस में ही दोनों पार्टियों में अंतर कलह है, विवाद चल रहा है। ये कहते हैं लोग कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। खूबसूरती ये है कि आप भी पारिवारिक होंगी, ये कोई विवाद नहीं होता। ये तो मैं इस खूबसूरती को नहीं मानती, हमारे घर की ये घर में चलता है थोड़ा बहुत। और जनता को एक अच्छा संदेश दीजिए। और जो दिलीप रावत जनता को पूरा संदेश है, ये भाजपा देखे इसको कि ये क्या प्रकरण चल रहा है, और ये बात कर रहे हैं जनता के बीच जाने की। तो जनता को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि पहले अपने अंतर्कलह निपटाइए और आपके अपने विधायक जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच करवाइए, उसके लिए समिति बिठाइए, फिर जनता के मुद्दों पर आइएगा। और अभी बड़े भाई साहब रतूड़ी जी ने एक बहुत अच्छी विकलांग वाली बात कही, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैं एक जिला चंपावत का एक उदाहरण दूंगी कि यहाँ जो जिला अस्पताल है, जब हम विकलांग कैंप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर से परीक्षण करा करके एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तब जो उसके योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता है। लेकिन जिला अस्पताल में ENT डॉक्टर और मानसिक रोग चिकित्सक यहाँ पर नहीं है। तो सोचिए लोग यहाँ से अपने बच्चे को लेकर के किस तरह से वहाँ पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर के पहुँच रहे हैं, और जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, उनका सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाता और उनको रेफर कर दिया जाता है हल्द्वानी। वो उनको लेकर के इस दर्दनाक स्थिति में सोचिए आप जो विकलांग है उनकी स्थिति क्या होगी। परिवार उसको लेकर के हल्द्वानी जाए, वहाँ से वो सर्टिफिकेट बना करके लाए, तब उनको विकलांग योजनाओं का लाभ मिले। तो आप ये देखिए कि योजनाएं बनाना और उसके बाद उनका लाभ जनता तक पहुँचने में कितनी कठिनाई का सामना जनता को करना पड़ रहा है। तो ये वो व्यवस्था उन चीजों को तो नहीं देख रहे कि धरातल पर क्या करना है, बस योजनाएं कागज में बना दी। जब आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए अस्पतालों में उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं के लिए चीजें नहीं बनाएंगे, तो आप उन योजनाओं को वो लाभान्वित कैसे होंगे, लोग जनता तक वो कैसे पहुंचेगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए और जनता के मुद्दों से जुड़िए। समय की कमी है, आप तीनों का आखिरी कमेंट चाहूंगी। तीनों से एक ही सवाल, किस तरीके से युवाओं को साधेंगे? संजीव जी मात्र 30 सेकंड में। मुस्कान जी देखिए, युवाओं के लिए हम बहुत उनकी बेहतरी के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, और सरकारी नौकरियां मैं भी स्वीकार करता हूं, आपको भी स्वीकार करना चाहिए, बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से हम उनके भविष्य का पूरा सरकार ध्यान रख रही है, और एक बेहतर युवा और उस युवा का बेहतर भविष्य हो, उसके लिए सरकार पर जोर दिया जाएगा, स्वरोजगार के सृजन पर जोर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया संगीता जी, किस तरीके से युवाओं को? आम आदमी पार्टी ने युवाओं के लिए जो गारंटी दी है वो उस पर पूरा खरा उतरेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो शुरू में 1 लाख युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और 5,000 जो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है वो भी दिया जाएगा, और जॉब पोर्टल के माध्यम से नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा, जो प्राइवेट सेक्टर, पर्यटन के क्षेत्र में और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ मुहैया युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगी। ठीक है रतूड़ी साहब, कांग्रेस क्या कुछ करेगी? बीजेपी से कह रहे हैं कि रोजगार का सृजन किया जाएगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो अपनी गारंटी पर खरा उतरेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए मुस्कान जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ खड़ी है, लेकिन उनको राजनीतिक तौर पर ठगने के लिए, प्रलोभन देने के लिए योजना नहीं बनाएगी। उनके साथ निश्चित तौर पर उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए
कांग्रेस योजना बनाएगी और तो निश्चित तौर पर उनके साथ रोजगार, चाहे हम सरकारी रोजगार, हमने जितने बताए कि हमारी सरकार आते ही हम 2 महीने में वो 24,000 रोजगार सीधे सीधे युवाओं को देंगे और स्वरोजगार की तरफ, पर्यटन की तरफ बढ़ते हुए युवाओं को रोजगार देंगे। और जब तक हम रोजगार नहीं दे पाएंगे हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात करेंगे। वो हरीश रावत जी हमारे ठीक है संजीव जी, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से युवाओं को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है, युवाओं को रोजगार की बात कही जा रही है, तीनों ही पार्टियों की आपने बात सुनी, तीनों ही पार्टियों ने किस तरीके से कहा कि अलग अलग तरीके से स्वरोजगार का सृजन किया जाएगा और गारंटी पर खरा उतरा जाएगा, अलग अलग तरीके की नौकरियां दी जाएगी। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव जो सबसे ज्यादा नजदीक है, अभी 10 तारीख तक आचार संहिता की भी बात कही जा रही है, उसी समय में किस तरीके से ये तमाम पार्टियां युवाओं को साध पाएंगी और युवाओं को साधने के लिए क्या कुछ कोशिश होगी, ये देखना काफी अहम होगा। और युवा किस तरीके से इन पार्टियों पर अपना विश्वास जताएंगे, ये भी काफी अहम बात रहने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।